चालू हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। और थर्ड ईयर का कुछ क्लास चला था, उसी को इरेज कर रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। आज शुरू करना भी है और आज का चैप्टर जो है आज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है ना, वो क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम जंप करेंगे और घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम न्यूमेरिकल अभी के लिए हम थोड़ा स्किप करेंगे न्यूमेरिकल को। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का इतना संख्या हो जाए, हम न्यूमेरिकल को कैसे लगाएं, लाइव में लगाएं। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखें, आप लोग उसका तुरंत क्या करें, रिप्लाई करें। मेरा प्लान ये है। ठीक है, तो आप लोग संख्या बढ़ाइए, सेशन को जल्दी जल्दी शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जितने भी बचे रहेंगे एक एक टर्म आपका क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी देखिए थर्ड ईयर का हम क्लास है बहुत ज़बरदस्त चलाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर में ना संख्या है तो थोड़ा अंदर से एनर्जी आता है। अभी सेकेंड ईयर में उतना संख्या नहीं, तो उतना वैसे नहीं क्लासेस ज़बरदस्त नहीं चले, एक एनर्जी होता है ना, एक अंदर से फीलिंग आती है, हाँ लड़के हैं, ज़्यादा पढ़ाना है। तो जैसे आप लोग जुड़ेंगे हम न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे, आप लोग याद करिएगा। ठीक है, चलिएगा आज हम क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पता था, सरफेस टेंशन है ना। क्या पढ़ना हमको, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब पृष्ठ तनाव क्या है समझिएगा, कुछ नहीं है, अपना एक बर्तन है, कोई बर्तन है, उसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना, कुछ भी भरा हुआ है, लिक्विड है, पानी हम ले ले रहे हैं। मेरे लिए सबसे आसान क्या होता है, आपका पानी होता है। और समझिएगा ये लिक्विड भरा हुआ है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक लिक्विड क्यों रुका हुआ है, क्योंकि एक कण दूसरे कण में क्या है, आकर्षण बल द्वारा क्या होता है, बंधे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं, कोहेजिव फोर्स कहते हैं, है ना। एक ही मटेरियल के अलग अलग कण जब आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, कोहेजिव, है ना। तो कोहेजन आकर्षण बल यानी क्या है, संसंजन बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। जी समझिएगा, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, तो इसको इधर के भी कण खींचेगा, इधर के भी कण, इधर के भी कण, इधर के भी, चारों तरफ के कण क्या किए हैं, खींचे हैं। ए पार्टिकल था, यहाँ आपका बी पार्टिकल है, इधर का भी कण खींचेगा चारों तरफ, ए भी उन लोग को खींचेगा, है ना, चारों तरफ का पार्टिकल कण खींचेंगे। ए बी पार्टिकल था, सी पार्टिकल क्या होगा आपका, चारों तरफ के कण क्या करेंगे, इसको खींच रहे हैं। बात को समझ रहे हैं। तो इस पार्टिकल ए बी और सी पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स मतलब क्या, उसको फोर्स नहीं लगा, लेकिन नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, वो कहीं नहीं जाने वाला, है ना। हमको आप इधर से 10 जैसे मेरा कोई हाथ पकड़ के 10 न्यूटन से खींचे तो हम क्या इधर चले जाएंगे, लेकिन एक आदमी 10 न्यूटन से इधर भी खींचे तो दूसरा आदमी इधर भी खींचे, है ना। तो 10 न्यूटन का दोनों तरफ खींचेंगे तो मेरे पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो, है ना, क्योंकि दोनों फोर्स का जगह बराबर जगह, ना इधर जाएंगे ना ही इधर जाएंगे। तो देखिए चारों तरफ से क्या लगा रहा है, उस पर फोर्स लगा के खींचे हैं, तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, एक कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, कहाँ देखना है आपको, डी वाले पर, क्या डी पर नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। क्यों, देखिए डी पर यहाँ का कण, यहाँ का कण, यहाँ यानी इधर इधर तो आपको खींच देंगे सब, लेकिन क्या ऊपर पार्टिकल है, नहीं है ना। तो क्या हाँ क्या है कि टॉप यानी सरफेस पे, है ना, सतह के ऊपर क्या है आपका, जो एकदम सतह पे जो पार्टिकल है उसके ऊपर आपका क्या है, कण नहीं है। कौन सा कण नहीं है, वाटर के, लेकिन एयर वगैरह तो है। तो यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स, है ना। नीचे सारे में कोहेसिव, क्योंकि एयर का पार्टिकल वायुमंडल में कण है, तो दो विभिन्न है ना, दो विभिन्न मटेरियल के पार्टिकल के मध्य एडहेसिव फोर्स लगता है। तो सबसे टॉप लेयर पे यानी सबसे सतह पे कौन सा फोर्स लगेगा, आसंजन बने, एडहेसिव फोर्स, यानी ऊपर आपका नेट फोर्स डी पर, इसको हम डी पार्टिकल ले रहे हैं, समझिएगा। यानी टॉप पर क्या होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो ऊपर का सरफेस है ना, एक तनी हुई झिल्ली के समान कार्य करेगा। ये नीचे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल है ना, इसके है ना, नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसकी वजह से पार्टिकल थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, तनी हुई झिल्ली के समान कार्य करेगा। ठीक है, तनी हुई लेयर के समान कार्य करेगा। तो इसी लिक्विड के टॉप पर तनी हुई झिल्ली पर एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। देखिए कितना आसान है, क्या कहते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव। कैसे लिखेंगे, बताइए, लिखेंगे आप
जब कोई लिक्विड रखा हुआ रहता है तो लिक्विड के बीच में प्रत्येक कण एक दूसरे पर आकर्षण बल द्वारा, जिसे हम संसंजन बल कहते हैं, एक दूसरे पर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे उसका नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। लेकिन लिक्विड के सबसे ऊपरी सतह पर एक एडहेसिव फोर्स लगता है, क्योंकि ऊपर का पार्टिकल अलग हो जाएगा, नीचे का पार्टिकल अलग हो जाएगा। एक एडहेसिव फोर्स काम करता है, जिसके टॉप सरफेस यानी सतह पर नेट फोर्स 0 नहीं होता है। इसके वजह से ऊपर की परत एक तनी हुई झिल्ली के समान कार्य करती है। अतः इस तनी हुई झिल्ली पर, लेयर पर प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। कितना आसान है, कुछ नहीं है। मात्रक क्या मिल जाएगा इसका, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर। एक और मात्रक होता है भाई, फोर्स है, नीचे मीटर है ना। यानी न्यूटन प्रति मीटर, मीटर से गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों। तो देखिएगा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो हो जाएगा आपका वर्क अपान एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल। अब देखिए, ये तो हम एकांक लंबाई पर देख रहे थे ना, तो एकांक क्षेत्रफल के पर किया गया कार्य को क्या कहेंगे हम लोग, या इसको एनर्जी भी लिख सकते हैं ना, एनर्जी। एकांक क्षेत्रफल के एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव कहेंगे, है ना। तो दोनों मात्रक होते हैं आपका, एनर्जी अपान एरिया, है ना। तो यानी जूल अपान एरिया हो जाएगा मात्रक, जूल अपान एरिया, ठीक है। तो जूल अपान एरिया भी मात्रक में देता है और न्यूटन प्रति मीटर भी देता है ना, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो समझ आया पृष्ठ तनाव, कुछ नहीं है, आप खुद समझ आ रहा होगा। ऊपर नेट फोर्स नहीं है तो एक काम कर देगा, नीचे एक लेयर बना देगा तो थोड़ा सा नीचे तना हुआ दिखेगा। डन, आगे बढ़े। हाँ, अब हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हाँ, केशिकत्व, केशिकत्व है ना, कैपिलरी इंग्लिश देख लीजिएगा स्पेलिंग, कैपिलरिटी ऐसा होगा, यानी केशिकत्व पढ़ना है। अब केशिकत्व भी नहीं है, क्या है, जब कोई किसी द्रव से भरे बर्तन में पतली व्यास की नली डालते हैं, जब किसी द्रव से भरे बर्तन में पतली व्यास की नली डालते हैं तो नली में द्रव का तल सामान्य तल, यानी ये आपका सामान्य तल है, सामान्य तल से या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे गिर जाता है। इस क्रिया को क्या कहता है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं कैपिलरिटी। क्या कहते हैं, कैपिलरी, है ना, यानी केशिकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, केशिकत्व। समझ आ रहा है। फिर द्रव से भरे बर्तन में जब पतली नली डालते हैं तो नली में द्रव का तल सामान्य जल तल से या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। इस गुण को क्या कहेंगे हम लोग, कैपिलरी, यानी केशिकत्व। हो गया। व्यास कितना रहेगा आपका, 6 mm से कम रहेगा, है ना, लेस देन 6 mm, लेस देन 6 mm। 6 mm से अधिक कर देंगे तो वो आपका उसमें प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एकदम बहुत ऐसा नहीं है कि आप एक द्रव से बड़ा ले लीजिए, जिसमें पाइप ही डाल दीजिए, कहिए उठा ही नहीं, ऐसा नहीं उठता। और हम इतना दिखाएं, इतना उठता भी नहीं है, कितना उठेगा, ठीक है। ये आपका बर्तन है, नली डालेंगे ना तो इतना उठ जाए, वही ज़्यादा है ना, बहुत ही कम उठता है। तो पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कितना उठ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही कम उठता है ना, बहुत ही कम, आप समझ सकते हैं। अब समझिएगा, समझ, इस गुण को क्या कहते हैं, क्या हम बोले कि द्रव से भरे किसी बर्तन में जब किसी पतली व्यास वाली नली को डुबाते हैं तो नली में द्रव का तल सामान्य जल तल से या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे गिर जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। रिएक्शन को कैपिलरी, व्यास कम से कम होना चाहिए 6 mm। अब समझिएगा, ये जो उठा है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना होता है। डायरेक्ट आपको फार्मूला, कितना गिरा है या फिर कितना ऊंचा उठा है। इसके पहले हम एक टर्म ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करना है, एंगल, कांटेक्ट एंगल, यानी स्पर्श कोण। क्या ज्ञात करना हमको, स्पर्श कोण, यानी कांटेक्ट एंगल, स्पर्श हम कोण ज्ञात करेंगे। ये समझिएगा, द्रव का तल किस में ऊपर चढ़ता है, द्रव का तल किस में ऊपर चढ़ता है, इसको पहले बता लेते हैं। द्रव का तल देखिएगा, ये आपका वाटर है, यानी वाटर में केशिका नली में, है ना, इसे केशिका नली कहते हैं, केश नली, है ना।
तो वाटर में यदि केस नली डालेंगे तो द्रव तल का यानी नली में द्रव का तल ऊपर उठ जाता है तथा कनकेव यानी अवतल अवतल की तरह बनाता है। देखिए ऊपर कैसे बना है, अवतल। जबकि पारा में केस नली डालते हैं तो केस नली में पारा का तल नीचे गिर जाता है तथा कन्वेक्स बनाता है ना, यानी उत्तल की तरह बनाता है। आप लोग फिजिक्स में इसको पढ़े होंगे। तो एक क्या हो गया आपका कनकेव, है ना, यानी अवतल। एक क्या हो गया आपका कन्वेक्स यानी उत्तल। तो पानी क्या होता है, चढ़ जाता है। पारा क्या होता है, गिर जाता है। क्यों चढ़ता है, आप याद करिए हम क्या बताए थे आपको। एक होता है आपका एडहेसिव फोर्स, एक होता है आपका कोहेसिव फोर्स। तो वाटर का कौन सा फोर्स अधिक होता है, वाटर में क्या होता है आपका शीशे से चिपकने का गुण होता है, यानी वाटर का एडहेसिव फोर्स क्या होता है, अधिक होता है। किसका, वाटर का। एडहेसिव फोर्स अधिक का मतलब दो विभिन्न मटेरियल के ना, डिफरेंट मटेरियल के विभिन्न डिफरेंट कणों के बीच कार्य करने वाला कर्षण बल, यानी ये क्या करता है ना, इससे कर्षण बल करता है, यानी चिपकता है। किससे आपका नली से। तो थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है ना। इसीलिए क्या होता है, देखिएगा जल था, चिपकेगा, है ना, चिपकेगा थोड़ा सा, चिपकते थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है ना। तो देखिए बीच में तो नहीं चिपका, लेकिन किनारे पर चिपकने की वजह से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। किनारे पर ही तो आपका चारों तरफ कैसे मिलेगा आपको, है ना। हम तो बना भी नहीं पाएंगे। चारों तरफ क्या हो जाएगा, यानी नली के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि पानी क्या होता है, एडहेसिव फोर्स अधिक होता है। जबकि पारे का हो जाएगा एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। तो पारे का कोहेसिव फोर्स अपने में ही बांध के रखता है, तो पारा तो अपने में ही बांध के रखेगा। तो देखिए वो क्या चिपका है वो ग्लास से चिपका है, केस नली से चिपका है, नहीं चिपका है। देखिए यदि वो चिपकता तो देखिए ऐसे चिपकता तो वो क्या हो गया, आपस में ही बंधना चाहा है, वो आपस में पैक होना चाहा है क्या होना चाहिए, आपस में पैक होना चाहिए। इसीलिए देखिए इस तरह हो गया है ना। क्या बना लिया आपका, उत्तल की तरह, कन्वेक्स की तरह। बात को समझ रहे हैं। ये चिपकने के कारण थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और थोड़ा सा इस तरह हो जाता है, और ये अपने में ही होता है तो क्या होता है, गोल कर लेता है ना, अपने में ही होना चाहेगा। तो पारे का कोहेसिव फोर्स अधिक होता है, वाटर का एडहेसिव फोर्स अधिक होता है, हम जान चुके हैं। होता है आपका कंटेक्ट एंगल। क्या होता है मेरा, कंटेक्ट एंगल। अब कंटेक्ट एंगल यानी स्पर्श कोण, है ना। क्या ऊपर नाम को स्पर्श कोण। अब स्पर्श कोण क्या होता है समझिएगा, द्रव और सॉलिड के, देखिएगा द्रव और सॉलिड के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इतना पहले बताते हैं, इसमें बताते हैं, ठीक है। द्रव और सॉलिड के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए संपर्क बिंदु ये है ना, स्पर्श रेखा आप खींच दीजिए। देखिए संपर्क बिंदु ये है, स्पर्श रेखा खींच दीजिए, है ना। तो द्रव और सॉलिड के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सॉलिड से जो एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंटेक्ट एंगल। क्या कहेंगे, कंटेक्ट एंगल, है ना। क्या कहेंगे, कंटेक्ट एंगल, है ना। सॉलिड से जो एंगल बनाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, कंटेक्ट एंगल। तो यदि एडहेसिव फोर्स अधिक होगा कोहेसिव फोर्स से, यदि एडहेसिव फोर्स अधिक होगा कोहेसिव फोर्स से, तो कंटेक्ट एंगल कितने का बनेगा, लेस देन 90, है ना, 90 अंश से कम। देखिए यहाँ क्या एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से अधिक है, तो कंटेक्ट एंगल कितना बना है, 90 अंश से कम बना है ना। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, वाटर। क्या एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, वाटर का क्या होता है, लेस देन कंटेक्ट एंगल, स्पर्श कोण 90 अंश से कम बनता है। इसे हम कहते हैं, इस यदि 90 अंश से कम कोण बनेगा तो हम कहेंगे एक्यूट एंगल। चलिए जान दीजिए, ये आपको जाना नहीं है। क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 90, है ना। अब समझिएगा यदि कोहेसिव फोर्स अधिक हो जाए एडहेसिव फोर्स से, तो कंटेक्ट एंगल कितने का बन जाएगा, कंटेक्ट एंगल कितने का बनेगा, ग्रेटर देन 90, है ना। जैसे कि पारा का सिंबल लिख देते हैं HG, कौन मरकरी लिखने जाए, स्पेलिंग भी नहीं आता हमको, है ना। क्या मिल जाएगा आपका, पारा। देखिए यहाँ कंटेक्ट एंगल यहाँ ज़्यादा 90 से अधिक हो गया, तो एडहेसिव फोर्स एक क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स अधिक हो जाएगा एडहेसिव फोर्स से, तो कंटेक्ट एंगल क्या मिलेगा, 90 से अधिक। लेकिन क्या मिलेगा, क्या किसी का कंटेक्ट एंगल 0 हो सकता है, क्या किसी का कंटेक्ट एंगल 0 हो सकता है, तो क्या होगा आपका, हो सकता है। किसका होगा आपका, चांदी का कंटेक्ट एंगल क्या होगा, 0, यानी वो एंगल नहीं बनाएगा जब चांदी में, है ना, जब क्या आपका चांदी में
चांदी में केस नली डालेंगे तो चांदी का द्रव तल न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, वो जाता ही नहीं, न ऊपर जाएगा न ही नीचे जाएगा, ठीक है, न ही कोई एंगल बनाएगा। जब ऊपर नीचे जाएगा नहीं तो इस तरह कनकेव कन्वेक्स होगा नहीं, तो एंगल बनेगा नहीं, तो न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, न कोई एंगल बनाएगा। किसका? आपका चांदी का, ठीक है। तो इतना नोट करिए। चलिए, और ये थोड़ा एक लोग आ गए थे, ठीक है ना। अब क्या पढ़ना हमको? हाँ, अरे इस बार भी ऊंचाई देखना था कि कितना ऊंचा उठ रहा है ना। एक क्या था आपका, एक क्या था आपका, बर्तन था, बर्तन में केस नली डाले थे, है ना। बर्तन में क्या डाले थे हम? केस नली। तो ऊपर चढ़ा था पानी, है ना, इतना ऊपर चढ़ा। और बर्तन में क्या डाले थे हम? पारा वाले बर्तन में केस नली, तो नीचे गिर गया था। तो कितना नीचे गिरा और कितना ऊंचा गिरा, है ना। क्योंकि हम कॉन्टैक्ट एंगल पढ़ चुके हैं, थीटा जान गए हैं, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यह जो ऊंचाई कितना होता है? 4 सिग्मा कास थीटा अपान रो जी डी, है ना। 4 सिग्मा कास थीटा अपान रो जी डी। मेरे लास्ट सिग्मा क्या है? आप चीज़ सिग्मा क्या है आपका? पृष्ठ तनाव। क्या है आपका? पृष्ठ तनाव। थीटा क्या है? स्पर्श कोण। 4 क्या है? अंक। रो क्या है? डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी? मास डेंसिटी। जी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण है, इसको क्या लिखना है? जी गुरुत्वीय त्वरण। डी क्या है आपका? डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब, है ना। केस नली हम लिख दे रहे हैं, कैपिलरी में हमको स्पेलिंग नहीं आता है। क्या हो जाएगा आपका? केस नली। यही केस नली का क्या है आपका? व्यास, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब अगला क्या है मेरा? केस नली। एक केशिकत और श्यानता में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही तरह नाम लगता है, श्यानता केशिकत, ठीक है। श्यानता क्या करता है? एक लेयर दूसरे लेयर के फिसलने में क्या करता है? विरोध करता है। अगला देखते हैं, अगला है संपीड्यता, यानी कंप्रेसिबिलिटी। क्या है आपका? संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए इसके नाम में ही है, ऑफलाइन में कोचिंग में ना बहुत तेज बोलते हैं, ठीक है, रूम में ना समझिएगा। संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है? कंप्रेसिबिलिटी को हम देखेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्रेस और एबिलिटी, यानी जिसमें दबने का गुण हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। यानी एबिलिटी टू कंप्रेस, लिखा है ना, कंप्रेसिबिलिटी यानी एबिलिटी टू कंप्रेस, यानी जिसमें दबने का गुण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका कि यदि किसी बर्तन में रखे, सिंपल हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। यदि किसी बर्तन में रखे द्रव पर बाँह भार लगाने पर या फिर बाँह बल लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता। अगर आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? इनकम्प्रेसिबल यानी असंपीड्य, है ना। लेकिन क्या है? कंप्रेसिबल है तो संपीड्य। यदि किसी बर्तन में रखे द्रव पर बाँह बल लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है, तो द्रव के इस गुण को क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, इसे सी से दिखाते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस एसओ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी सी इक्वल टू 1/k। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस, है ना, क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, है ना। ऐसा सिंपल समझ लीजिए। लेकिन ये अपने आप में ना, बल्क मॉडुलस अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, हम बता दे रहे हैं। बल्क मॉडुलस अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, हम आपको सिंपल समझने के लिए बता रहे हैं। चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन प्रेशर, नीचे भी लिख दिए क्या? चेंज इन क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम, है ना, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेन कह देंगे, बात एक ही हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। इसका ओरिजिनल में क्या होता है? चलिए आप लोग एसओएम में पढ़े होंगे बल्क मॉडुलस, ठीक है। इसमें जानना भी नहीं बल्क मॉडुलस क्या है, बस इतना जानना है कंप्रेसिबिलिटी किसके विलोमानुपाती होता है? बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, कंप्रेसिबिलिटी घटेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए,
उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, है ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, व्हाट्सएप है, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि 5th सेमेस्टर का देखे होंगे आप लोग, हम कभी कभी लाइव आके क्लास लेते हैं हम, तो आप लोगों का भी हम कंटेंट अच्छा देंगे, ठीक है। अभी हम रूम में हैं, अब जहाँ हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं वहाँ से वीडियो बनाएंगे, ज़बरदस्त बनेगा। रूम से ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते ना, अगल बगल लोग समझेंगे पागल है रात को बोल रहा है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे आपका, ठीक है। तो इसके लिए इसमें आपका कुछ टॉपिक नहीं बच रहा है, हम थ्योरी सब खत्म कर दिए। क्या बच रहा है? बस आपका न्यूमेरिकल बच रहा है। तो देखिए, न्यूमेरिकल किसी भी सब्जेक्ट का हो, यदि आप हमसे जुड़े हैं तो न्यूमेरिकल का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल या स्वयं हो, न्यूमेरिकल हाइड्रोलिक्स हो, न्यूमेरिकल ड्राइंग में तो न्यूमेरिकल होता ही नहीं है ना। आप आगे जाएंगे अगले सेमेस्टर में तो एक सब्जेक्ट मिलेगा आरसीसी, और आरसीसी खून चूसने वाला सब्जेक्ट है। स्टील मिलेगा, एस्टीमेट मिलेगा, सॉइल मैकेनिक्स मिलेगा, जितने भी आपके मिलेंगे, एक न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा कि हम ना कराएं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। हम आपको वो कंटेंट देंगे जो आप सोचे भी नहीं थे, ठीक है ना। तो रहने दे आज के लिए, थैंक यू सो मच।